से हो आप सभी? बढ़िया। मुझे उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज हम ये कक्षा छठवीं के भूगोल का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इनके बारे में जानेंगे। ग्लोब क्या होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ, है ना। चलो जानेंगे। अच्छा, ये चैप्टर में से पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, है ना। कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ आपसे जानना चाहता हूँ, तो वो जानूंगा, है ना। और नए पेज पे जानेंगे हम ये सब, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों सुनिए मेरी बात, आप ध्यान से सुनते रहिए, है ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ना, ये एक जगह है। मान लो ये एक ऐसी जगह है, जैसे मान लो रेगिस्तान है ना, ये जंगल है, जिसके आसपास, मतलब एक ऐसी जगह है जिसके आसपास मतलब एक जैसा ही है सारा का सारा ना। दिशा का ज्ञान नहीं है यहाँ पे, दिशा का कोई संकेत नहीं है। तुम यहाँ पे खड़े हो बीच में, है ना। अच्छा, ये बताने से पहले मेरे दिमाग में कुछ आया है। मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि यार, आप ना, मतलब लोकेशन कैसे डिफाइन करोगे कि किसी जगह की लोकेशन क्या है, किसी जगह की जो पता है उस क्या है, आप कैसे डिफाइन करते हो वो सब। जाहिर सी बात है आप करते होंगे कि, है ना, इसी तरीके से करते होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम यही बताएंगे कि हम इंडिया में रहते हैं, है ना। इंडिया में रहते हैं। इंडिया में एक स्टेट है मध्य प्रदेश, एमपी, उसमें रहते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ रहते हो, तो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में मुरैना में रहते हैं। मुरैना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में, है ना। मुरैना में कहाँ रहते हो, तो हम गली का नाम बता देते हैं, गांव का नाम बता देते हैं। इस तरीके से हम क्या है, पता बताते हैं। लेकिन ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक जगह है जो मैंने अभी बनाई थी ना, ये एक बड़ा सा मैदान है, खुला हुआ मैदान है। यहाँ आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, आप यहाँ पे खड़े हो, और आपको कोई दिशा का ज्ञान नहीं है, ठीक है। मतलब कौन सा पूर्व में, कौन सा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसा कुछ पता नहीं है, है ना। आपका मित्र खड़ा हुआ है आपसे कुछ ही दूरी पे, यहाँ पर खड़ा हुआ है ना। तो आप अपने इस मित्र को आप कैसे बताओगे, कि अपना पता कैसे बताओगे कि आप कहाँ पर है ना। हम के आसपास कुछ ऐसा है नहीं, है ना, एक जैसा यही है सब कुछ। तो आप अपना पता कैसे बताओगे, क्या सोचा है आपने कभी? हाउ विल यू डिफाइन योर लोकेशन, है ना। तो सोचिए कैसे बताएंगे। यानी कि या फिर दूसरा इमेजिनेशन करिए कि आप ना अमेजन के जंगलों में हो, बहुत घने जंगल होते हैं अमेजन के, ठीक है। आप टूर करने गए हो बड़े से घने जंगल का, ठीक है। तो वहां पर एक जैसे पेड़ हैं सारे के सारे, मतलब एक जैसा जंगल है, ठीक है। तो आप बिछड़ गए हैं, आप दो मित्र हैं, दोनों गए हैं, बिछड़ गए हैं, फिर एक दूसरे को अपनी लोकेशन का पता कैसे बताओगे? ये सोचा है आपने कभी? ठीक है। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, कैसे बताते हैं पता, ये सब जानने के लिए ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, देखिए, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, है ना। कोई, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, है ना। और अब मैं यहाँ पे एक रेखा खींच देता हूँ, ये एक रेखा खींच दी मैंने यहाँ पे, है ना। तो है ना, एक रेखा ये खींच दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। आपका मित्र भी कहीं खड़ा हुआ है, आपका मित्र खड़ा है यहाँ पे,
ठीक है, आपका मित्र यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो आप दोनों ना फोन पे बात कर रहे हैं और आप उसकी लोकेशन बता रहे हैं, तो आप क्या बताओगे कि मैं इस रेखा के पास में हूँ, इस रेखा का नाम है ए, इस रेखा का नाम है बी, तो आप इसको क्या बताओगे? अब इसको बताओगे कि मैं ए रेखा के पास में खड़ा हूँ, है ना, मैं ए रेखा और बी रेखा के बीच में खड़ा हूँ, है ना, मैंने एक और रेखा खींच दी इस तरीके से, खड़ी रेखा, ठीक है ना, इसका नाम सी, इसका नाम डी। तो अब आप क्या बता दोगे? अब आप बता दोगे कि मैं सी, है ना, ए रेखा और बी रेखा के बीच में खड़ा हूँ, सी रेखा और डी रेखा के बीच में खड़ा हूँ। इस तरीके से आप अपनी लोकेशन का पता बता दोगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर लोकेशन किसी चीज की अवस्थिति, स्थिति का पता बताने के लिए, है ना, और समय का निर्धारण करने के लिए, क्योंकि समय में भी बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, है ना, तो इस तरह की चीजों को सुलझाने के लिए ना वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई पृथ्वी पर। कैसे? कि पृथ्वी का आकार मान लो ऐसा है, ऊपर से थोड़ा सा चपटा हुआ है और बीच में थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी को ना, पृथ्वी के बीचों बीच में से एक रेखा खींच दी मान लो, ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच में से अगर हम एक रेखा खींच देंगे बराबर में से, तो पृथ्वी दो भागों में बट जाएगी। एक भाग तो हो जाएगा ऊपर का भाग, है ना, एक भाग ऊपर का भाग हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा नीचे का भाग, ठीक है। तो ये पृथ्वी दो भागों में बट गई। अब हम बता सकते हैं पृथ्वी पर, अब हम बता सकते हैं पृथ्वी पर कि कोई बिंदु यहाँ पर है, या आप यहाँ पर खड़े हो, तो आप बता सकते हो कि पृथ्वी का जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, उसमें मैं खड़ा हूँ, या मतलब मेरी अवस्थिति, मतलब स्थिति हुआ है, मेरी लोकेशन ऊपर के हिस्से में, मेरी लोकेशन पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। क्योंकि ये पृथ्वी पूरा एक गोला है और पृथ्वी को आधा कर दिया है, तो पृथ्वी को आधा कर दिया है तो इसे क्या कहेंगे? गोलार्ध, मतलब गोले का आधा भाग, क्या कहेंगे इसको? गोलार्ध, मतलब गोले का क्या? आधा भाग, ठीक है। तो ये चूंकि ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? तो उत्तर दिशा होती है, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा ना, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, और इधर की ओर पश्चिम दिशा, इधर की ओर पूर्व दिशा, ठीक है। तो उत्तर की ओर उत्तर दिशा हो गई ऊपर की ओर, तो ये कौन सा ऊपर का कौन सा गोलार्ध हो गया? ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। नीचे का हो गया कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। पृथ्वी को दो भागों में चूंकि ये सब रियल में नहीं बांटा, रियल में कोई रेखा नहीं खींची, काल्पनिक रेखा बनाई गई। कौन सी रेखा बनाई गई? काल्पनिक, मतलब कल्पना की है वैज्ञानिकों ने, सोचा है, इमेजिन किया है। अच्छा, इमेजिन कैसे करते हैं, कल्पना कैसे करते हैं, है ना, ये पता नहीं होगा आपको ना, पता हो सोच लो, मतलब आपके पास में ना मैं आपके पास में, आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके सर पर एक रसमलाई रखी हुई है ना, तो सोच लिया ना, इसी तरीके से कल्पना करते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने कल्पना की कि एक ऐसी रेखा खींचेंगे हम जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, ठीक है। उसको क्या नाम दिया गया? इसको विषुवत व्रत नाम। व्रत मतलब पृथ्वी गोल है, तो पूरा का पूरा एक सर्कल सा बना दिया, इसलिए व्रत। कौन सा व्रत? विषुवत व्रत। इंग्लिश में कहें तो इक्वेटर, इक्वेटर रेखा। इक्वेटर मतलब जो इक्वल इक्वल भाग में बांट देती है पृथ्वी को, वो इक्वेटर रेखा हो गई, ठीक है। और अगर डिग्री में देखें तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यानी कि वो भूमि को मध्य से बांट रही है, बीच में से बांट रही है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा गया, ठीक है। तो इसी के समानांतर बहुत सारी रेखाएं, समानांतर मतलब पैरेलल,
बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से। उन रेखाओं को, उन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा गया? अक्षांश रेखाएं कहा गया। ठीक है। और इसी तरीके से उत्तरी ध्रुव के बिंदु को दक्षिणी ध्रुव के बिंदु को मिलाने के लिए ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं खींची गई। ठीक है, जो कि पृथ्वी को इस तरीके से, पृथ्वी को मतलब बीच में से, अगर मैं बताऊं आपको, पृथ्वी को बीच में से इस तरीके से बांट रही है। अच्छा, ऐसे तो बांट दिया, ऐसे भी तो बांटना है ना। तो ये वाली रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांटती है, ये वाली रेखा पूर्व और पश्चिम में बांटती है। ठीक है, तो इसके समानांतर जो रेखाएं बनाई गई उन्हें क्या कहा गया? देशांतर रेखाएं कहा गया। ठीक है, तो ये इसलिए अब आप जान गए होंगे कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो, है ना, जिनके चलो चैप्टर में से ही पढ़ते हैं यार, है ना। चलो शुरू करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा को जानने से पहले हम ग्लोब के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो कैसी है हमारी पृथ्वी? तो हमारी पृथ्वी ना उत्तर से दक्षिण तक चपटी हुई है। मतलब उत्तरी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है, दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है। और यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? कैन यू इमेजिन? कल्पना कर सकते हैं? मतलब अभी मैंने बताया था कल्पना कैसे करना है ना। सोच लो आपके सर पर रसमलाई रखी हुई है, आप हिल नहीं सकते, गिर जाएगी वो। ऐसे ही कर लो यार कल्पना। मतलब कल्पना ऐसे कर सकते हैं ना हम, जैसे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और बीच में से थोड़ी उभरी हुई है। ये आकार हो सकता है पृथ्वी का, है ना। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को भी देख सकते हैं ना। आपकी कक्षा में जो ग्लोब रखा हुआ, ग्लोब कैसा होता है भाई, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रखा हुआ है ग्लोब। इस तरीके का ग्लोब आपकी कक्षा में रखा हुआ, प्रिंसिपल सर की ऑफिस में रखा हुआ, है ना। तो आप ग्लोब को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्लोब को भी देख सकते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा फैन ऑन करने गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जो ग्लोब की बात कर रहा है ये चैप्टर, किसकी बात कर रहा है? ग्लोब की। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। पेन चेंज नहीं किया। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब भी हो सकते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जिन्हें नहीं ले जाया जा सकता। पॉकेट में रखने लायक छोटे ग्लोब हो सकते हैं। गुब्बारे जैसे ग्लोब हो सकते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते, है ना। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया का लट्टू घूमता है ना। ग्लोब को ऐसे घुमाया जा सकता है ना, जैसे ये ग्लोब है, आप ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं अपन इसको, है ना। तो ठीक है, ग्लोबों पर देश, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनका सही आकार में दिखाया जाता है। जो ग्लोब है ना, तो महाद्वीपों को, महादेशों को, महासागरों को ग्लोब में उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, भूल गए? चलो दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये पृथ्वी, ये क्या कहना चाह रहा है कि ये यहाँ पर ये पृथ्वी है। अरे यार बड़ा सा लेते हैं, यहाँ पर ये पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी है, यहाँ पर कोई एक बिंदु है, तो इस बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन होगा ना। आप इसकी स्थिति का वर्णन कैसे कर सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। यानी कि कैसे कि कोई बिंदु यहाँ पर है, सेकंड, कोई बिंदु यहाँ पर है, ये वाला, है ना, और इसके पास से एक रेखा गुजरी है, तो इस रेखा के संदर्भ में हम इस बिंदु की स्थिति बता सकते हैं ना।
ठीक है। तो वैसे ही चलो आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब आप ग्लोब की ओर देखिए। ये पृथ्वी है, ठीक है। क्या है? ये पृथ्वी है, ये सुई है, सुई दिख रही होगी आपको। ये ग्लोब के, सॉरी पृथ्वी नहीं, ग्लोब है ना, पृथ्वी का प्रतिरूप है। ये ग्लोब है, ठीक है। तो ये सुई इसके आसपास मतलब बीच में से गुजरी हुई है। तो ये जो दो पॉइंट है ना जिन पर ये ग्लोब टिका हुआ है, उसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में बोलूं तो क्या बोलेंगे? एक्सल बोलेंगे, ठीक है। एक्सेस, एक्सल नहीं, सॉरी, एक्सेस, एक्सेस, ठीक है। और चल, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है ना। ग्लोब पर ये दो बिंदु है, मैंने अभी बताए। तो ये ऊपर वाला क्या है? उत्तरी ध्रुव। नीचे वाला क्या है? दक्षिणी ध्रुव। आगे बात समझ, उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, ठीक है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ये जो सुई लगी हुई है ना, ग्लोब को अपन ऐसे घुमा सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ग्लोब में तो सुई उसको टांगने के लिए लगाते हैं ना, लेकिन रियल में पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं है, ठीक है। तो यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जैसे ना, जैसे ग्लोब घूम रहा है ना सुई पर चारों ओर, वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, ठीक है। जो एक काल्पनिक रेखा है, जो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा, अब ये कौन सी काल्पनिक रेखा की बात कर रहा है दोस्तों? तो ये कर रहा है कि ये ग्लोब है, इस ग्लोब में ये सुई है ना, अरे यार पेन चेंज कर, ये ग्लोब में ये सुई है, ये वाली, इस काल्पनिक रेखा की बात कर रहा है। तो ये केवल काल्पनिक रेखा है जिसमें पृथ्वी घूम रही है, कल्पना की गई है। रियल में ऐसी कोई सुई नहीं डली हुई है पृथ्वी में, ठीक है। ये एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है, एक ये दूसरी अन्य काल्पनिक रेखा की भी बात कर रहा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ग्लोब है ना, जैसे देखो ये ग्लोब है, ठीक है। तो एक तो ये वाली रेखा हो गई, एक तो ये वाली रेखा हो गई, ये वाली, ठीक है। एक ऐसी रेखा भी तो हो सकती है ना जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट सकती है, ऐसी, ठीक है। उसी रेखा की बात कर रहा है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था ना, विषुवत वृत्त, उसी रेखा की बात कर रहा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुव रेखा, विषुवत रेखा है ना, इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आगे भाग को उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी अभी मैंने आपको बता ही दिया है सब, उत्तर ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, है ना। तो ठीक है, दक्षिण के आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, समझा दिया मैंने थोड़ी देर पहले। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा वृत्त बनाती है। क्या बनाती है? काल्पनिक रेखा बनाती है। वृत्त मतलब सर्कल। जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है। ऐसे ही नीचे इसके दक्षिणी ध्रुव होगा। ये वाली रेखा है, उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। उसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये सब नाम है इसके। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों, इसकी कह रहा है, बात कर रहा है विषुवत वृत्त की। तो ये क्या कहता है? यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, कोई बिंदु है उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी में है, तो एक बीच में से अपन एक रेखा खींच देंगे तो अपन बता सकते हैं ना कि उस रेखा के ऊपर है या उस रेखा के नीचे,
ऐसे बता सकते हैं ना। तो वैसे ही ये क्या है, महत्वपूर्ण ऐसी रेखा है जो दो स्थानों को संदर्भ बिंदु है, मतलब इस रेखा के संदर्भ में उनकी क्या अवस्थिति है उन दोनों बिंदुओं की। अरे यार, ये दो बिंदु बनाए थे ना मैंने पहले, ये पृथ्वी है, ठीक है ना, इसको एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, तो इस बिंदु की, इस रेखा के संदर्भ में क्या अवस्थिति है, दक्षिण में है। इस रेखा के संदर्भ में क्या अवस्थिति है, ये उत्तर में है। तो वही बता रहा है ये, ठीक है। चलो, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, यानी कि ये विषुवत वृत्त है। और यहाँ से लेके विषुवत वृत्त से लेके ध्रुवों तक जो छोटी छोटी लाइन ना समानांतर रेखाएं खींची है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, उन सभी रेखाओं को, उन सभी काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है, अक्षांशों को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। अंश मतलब डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 10 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इस तरीके से डिग्री या अंशों में मापते हैं इनको, हाँ, अक्षांश रेखाओं को, ठीक है। आगे बात समझ लो, ठीक। चलो इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, है ना, ये इरेजर क्या है, इरेजर से कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, विषुवत वृत्त। अच्छा, और आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा पेन को मैं करूँ। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को दर्शाती है विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि विषुवत वृत्त से, यानी कि जो विषुवत वृत्त की जो रेखा है ना, वहां से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों तरफ के जो ध्रुव है ना, दोनों तरफ के जो ध्रुव, उनकी बात कर रहा है। तो दोनों तरफों के ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। आया समझ में? नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ। ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये पृथ्वी बना दी यार, चित्र अच्छा था नहीं, जैसा भी है आप समझ लो, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये मैंने बना दिया विषुवत वृत्त। ये वही उत्तरी ध्रुव हो गया, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, दोनों हो गए, है ना, हो गए दोनों। और ये विषुवत वृत्त क्या हुआ है, इसका चारों ओर का वृत्त हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर का वृत्त, मतलब इस तरीके से गया हुआ ना, वो उस साइड भी गया हुआ है ऐसे करके, ठीक है। हाँ, इसको हटा देता हूँ यार, वे क्या हो गया भाई, ठीक है। तो ये विषुवत वृत्त, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विषुवत वृत्त से लेके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो दूरी है, वो उसके चारों ओर के वृत्त की, सर्कल की, पृथ्वी के चारों ओर का जो वृत्त है ना, उसका 1/4 है, 1/4, यानी कि 25%। यानी कि अगर मैं मान लूं, सपोज करूं, इमेजिन करूं, मैथ में जैसे करते हैं वैसे, मान लो 100 मीटर दूरी है विषुवत वृत्त की, सर्कल की रेडियस कितनी है, 100 मीटर, टोटल दूरी 100 मीटर है, रेडियस नहीं, सॉरी, पेरीमीटर, ठीक है। तो इस 100 मीटर का 1/4, 1/4 मतलब कितना, 25 मीटर, इनकी दूरी कितनी होगी, 25 मीटर होगी। इमेजिन किया है, सपोज किया है, 25 मीटर का मतलब रियल में नहीं, 1/4 का मतलब होता है 25%, ठीक है, आप समझ गए हो, ठीक है। अतः अब मैं बात करूं, अतः इसका माप का अंश 360 डिग्री, यानी कि एक सर्कल, एक बिंदु होता है ना, एक बिंदु, उसका माप का कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, चारों ओर का अंश 360 डिग्री। तो अगर अंश में देखूं
तो इनकी लोकेशन यानी कि जो मैंने अभी बनाए थे ना, ये यार ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव व्रत से इस व्रत को 360 डिग्री लूं तो ये 360 डिग्री का 1/4 मतलब 360 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा ना, 90 डिग्री। यानी कि विषुवत व्रत से अक्षांशों की स्थिति क्या, उत्तरी ध्रुव की स्थिति क्या है, 90 डिग्री अक्षांश। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव की स्थिति क्या है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, यानी कि ये सीधे सीधे राइट एंगल पे है। ठीक है, इनको मिटा देता हूँ यार, अरे मिट जाओ भाई, नहीं मिट रहे, चलो कहीं से बता दे। ठीक है, ये सब आ गया वो आपको समझ में। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करना, मैं अलग से बता दूंगा आपको, अलग से एक और वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार विषुवत व्रत के इस प्रकार विषुवत व्रत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और विषुवत व्रत के दक्षिणी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है ना, आइडिया समझ में नहीं आया? चलो, जैसे अभी ये बताया था ना कि ये विषुवत व्रत हो गया, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हो गए, तो विषुवत व्रत की ये समानांतर रेखाएं होंगी। तो उत्तरी गोलार्ध की उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, है ना। इसलिए प्रत्येक अंश के मान के साथ, अंश मतलब प्रत्येक डिग्री के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसकी विषुवत व्रत के बाद ऊपर की दिशा उत्तरी और दक्षिण की दिशा दक्षिणी, तो इसलिए लिखा जाता है, उसकी दिशा भी लिखी जाती है उसके साथ में। ठीक है, सामान्यतः ऐसे उत्तरी या ऐसे ऊ बिंदु यानी कि उत्तरी दक्षिणी से दा से दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एक जगह की, जैसे उदाहरण के लिए एक जगह ले रहा है, ये महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, तथा ब्राजील दक्षिण अमेरिका में वेलो होजिरेजेंटो जोटो दोनों एक ही अक्षांश रेखाओं पर अवस्थित है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, चलो मैं समझाता हूँ इसे। एक अक्षांश रेखा है ये वाली, ठीक है, पूरे पृथ्वी बना के ही समझा देता हूँ। ठीक है, ये पृथ्वी, ठीक है, ये विषुवत व्रत है, ये यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्राजील मतलब साउथ अमेरिका हुआ, ब्राजील हो गया। ठीक है, तो यहाँ से महाराष्ट्र यहाँ है, यहाँ एक शहर है महाराष्ट्र का, यहाँ एक ये कौन सा डिग्री, 20 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा है जो मैंने लाइन खींची है वो वाली, अलग अलग कलर से कर देता हूँ। 20 डिग्री अक्षांश रेखा है ये। ठीक है, यहाँ पर एक शहर स्थित है महाराष्ट्र में जिसका नाम है चंद्रपुर। क्या नाम है, चंद्रपुर। उसी प्रकार से ब्राजील में यहाँ पर 20 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी लाइन पर यहाँ भी एक शहर स्थित है, यहाँ भी एक शहर स्थित है ना, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टो। तो ये दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, तो इनकी लोकेशन तो एक जैसी हो गई ना कि ये कहाँ है भाई, तो ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, वो उत्तरी अक्षांश पर है, दक्षिणी पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यही बता रहा है। ठीक है, लेकिन चंद्रपुर आगे क्या बता रहा है वो देखते हैं। चलो, लेकिन चंद्रपुर की बात करें हम, लेकिन चंद्रपुर विषुवत व्रत के उत्तरी अक्षांश पे एवं बेलो हॉरिजॉन्टल विषुवत व्रत के दक्षिणी अक्षांश पर है। मैं गलत बता रहा था, जैसे कि मैं क्या बता रहा था कि हाँ, ये हमारा महाराष्ट्र है, ये विश्व 20 डिग्री है, 20 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, एक सेकंड, ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, और वैसे ही ये विषुवत व्रत के बाद से, जैसे कि मान लो द्वारा से बताता हूँ, चलो यार थोड़ा सा वैसा हो गया ना, गपड़ सी वही समझ नहीं आएगा, द्वारा से बताता हूँ। चलो ठीक है,
इसको मिटा देता हूँ सारे। चलो देखो, अब समझो, ध्यान से समझो, है ना। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी, ये विषुवत व्रत है, बीच की रेखा अलग कलर से कर देता हूँ लो, ये क्या है, विषुवत रेखा है। क्या है ये, विषुवत रेखा, ठीक है। अब ये विषुवत रेखा है, ठीक। तो अक्षांश रेखा यानी कि 1 डिग्री पर होगी तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरीके से ऊपर की ओर जाएंगे तो 20 डिग्री अक्षांश रेखा भी होगी, है ना। क्या होगी, 20 डिग्री अक्षांश रेखा भी होगी। पूरा चित्र ही मिट गया, ठीक है। 20 डिग्री अक्षांश रेखा भी होगी, ठीक, इसी तरीके से। तो ऐसे ही 20 डिग्री यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंडिया स्थित है, इंडिया में यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ से 20 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, मान लो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब 20 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती। वैसे ही 1 2 3 यहाँ से भी गुजरती होगी 20 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ पर मान लो क्या है, साउथ अफ्रीका है, दक्षिण में साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में यहाँ ब्राजील है, ठीक है। तो ब्राजील में 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर एक शहर स्थित है, हॉरिजॉन्टो। कौन सा शहर स्थित है, हॉरिजॉन्टो। और वही 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर एक शहर स्थित है, चंद्रपुर, महाराष्ट्र में। तो इनकी रियल में लोकेशन अलग अलग होगी, लेकिन अगर वैसे कहें डिग्री में बोल दें तो कि कहाँ स्थित है ये, कि 20 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है, तो गलत हो जाएगा ना। मतलब इसलिए जरूरी है कि ये उत्तरी गोलार्ध को बताना जरूरी है, इसलिए इस तरीके से इंगित करते हैं उत्तरी गोलार्ध के लिए कि चंद्रपुर कहाँ है, 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल कहाँ है, 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। आ गया समझ में, ठीक है। तो यही है बात। मिटाता हूँ इन सबको। चलो भैया, तो पढ़ाई करनी है हमें, और हट जाओ, ठीक है। चलो, इसलिए अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम ये चीजें क्यों लगाते हैं। ये दोनों गोलार्ध, कौन से गोलार्ध में कोई चीज स्थित है, तो उन दोनों गोलार्ध के दक्षिणी गोलार्ध को दा से रिप्रेजेंट करते हैं, उत्तरी गोलार्ध को ऊ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। इसलिए ये सब करते हैं। अब बात करते हैं आगे क्या दे रहा है ये, है ना। महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर रेखाएं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। और 32 मिनट की वीडियो हो गई है, और अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, है ना। अरे चलो, है ना, ये सब है ना। यहाँ से महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, इन सबको कवर करेंगे। जैसे विषुवत व्रत 0 डिग्री, और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, है ना, दक्षिणी ध्रुव, ये सब को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं आए तो भाई कमेंट करके बताना, मैं समझा दूंगा, है ना। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप कहोगे वैसे समझा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली पार्ट में। धन्यवाद, ध्यान रखना आप अपना, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को।